Force is an application due to which a body gets into motion from its rest position. Check. Force is an application due to which a body gets into motion from its rest position. फोर्स क्या है? कुछ नहीं है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, हम इसे अप्लाई करते हैं। मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, तब मैं क्या देखूंगा? वो बॉडी जो रेस्ट पे था वो या तो मोशन में आ गया है, मोशन मतलब चाल में आ गया है, या फिर चाल में आने के बाद कहीं जाके रुक गया है, डिस्प्लेस हो गया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया है। जैसे कि एक बॉडी है यहां पे पॉइंट ए पे, इस पे मैंने लगाया फोर्स, इस पे मैंने लगाया फोर्स, तो क्या देखने को मिलेगा? बॉडी आगे बढ़ गई है, डिस्प्लेस हो गई है, पॉइंट बी तक पहुंच गई है, या फिर पहुंच रही है, या तो मोशन में आ गई या फिर डिस्प्लेस हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। अब मैंने क्या कहा? मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, मैंने बॉडी को धकेला, ऑब्जेक्ट को मैंने ढकेला। फोर्स का मतलब धकेलना ही नहीं होता, पुश, बस पुश कर देना ही फोर्स नहीं होता, पुश के अलावा पुल भी होता है, खींचना। तो फोर्स दो फैक्टर पे काम करते हैं, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। या तो हम खींचते हैं या तो हम ढकेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास यानी कि भार और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। आप रास्ते में खड़े हैं और सामने से कोई साइकिल आ रही है, साइकिल तेजी से आई, आपसे टकराई, शायद आप गिर जाइएगा, शायद आप गिर जाइएगा। लेकिन इसी सिचुएशन को मैं ट्रक से रिप्लेस करता हूं। अब साइकिल नहीं, ट्रक आ रहा है सामने से, आप बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं, ट्रक आया फुल स्पीड से, आपसे टकराया, वहां मैंने शायद लगाया, लेकिन यहां मैं शायद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि आप परमात्मा को प्यारे हो जाइएगा। क्योंकि साइकिल का मास और ट्रक का मास, साइकिल का भार और ट्रक का भार, दोनों के भार में फर्क था। ट्रक का भार बहुत ज्यादा, भार ज्यादा, फोर्स ज्यादा, फोर्स भार बराबर है, फोर्स ज्यादा होगा, भार ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रक आई, बहुत फोर्स से आई, आपसे टकराई, आप उड़ते 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 ऊपर को उड़ जाइएगा, वापस कभी ना आइएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ले देखिए फोर्स क्या है? फोर्स एप्लीकेशन है, हम फोर्स को अप्लाई करते हैं पुश के माध्यम से या फिर पुल के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट पे। तो क्या देखने को मिलता है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टर्बेंस या फिर मोशन देखने को मिलता है, या फिर कोई मोशन में है, वो रेस्ट पे भी हो सकता है, थोड़ा फोर्स लगाया, इसको रोक लिया, पुल किया, उसे रोक लिया। तो फोर्स इज एप्लीकेशन, हमें यही पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स को हम कहां कहां अप्लाई करते हैं मेनली? तो फिजिक्स में दो जगह, दो भागों में इन्हें बांटा गया है, या तो वो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी या तो वो बॉडी रिजिड होगी। तो पहले जान लेते हैं कि फ्लेक्सिबल कंडीशन में क्या होता है। फ्लेक्सिबल मतलब चावल का बैग, आटे का बैग, या फिर सना हुआ आटा, या फिर रुई। अब इस पे अगर फोर्स लगाए,
अगर हम रुई के बैग पे फोर्स लगाएं, शेप में फर्क आ सकता है, स्ट्रक्चर में फर्क आ सकता है, और हो सके तो साइज में भी फर्क आ सकता है। मान लीजिए मेरी माँ ने आटा साना था, एक शेप दे दिया था अच्छा खासा, अब मैं कहीं से आया, मैंने जोर से मुक्का मारा, अब क्या देखने को मिलेगा? शेप में फर्क देखने को मिलेगा, चेंज इन शेप। स्ट्रक्चर में भी फर्क आ सकता है, ठीक है। और अगर मुक्का जोर से लगा वो टूट सकता है, साइज में फर्क देखने को हमें मिल सकता है। तो फ्लेक्सिबल कंडीशन में क्या क्या हो रहा है? शेप, साइज और स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है फ्लेक्सिबल कंडीशन में। अब आते हैं रिजिड पे, कंक्रीट, ठोस, सॉलिड। तो इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे, एक नॉन पिवोटेड, एक पिवोटेड। नॉन पिवोटेड में क्या होता है? नॉन पिवोटेड, जो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो, जुड़ा हुआ ना हो, जुड़ा हुआ ना हो। जैसे कि एक बीम है और मेरा मार्कर ऐसे है, लेकिन बीम से कनेक्टेड नहीं है, किसी माध्यम से कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है, यहां से भी और यहां से भी इंडिपेंडेंट है। अब मैं चलता चलता आया, मैंने मारा लात, ये मार्कर क्या करेगा? सीधा जाएगा, स्ट्रेट, सीधा जाएगा। नॉन पिवोटेड है, सीधा जा रहा है, लीनियर मोशन को शो करेगा, लीनियर मोशन। मैं आया, मैंने मारा लात, एक मोशन देखने को मिला, सीधा गया है, लीनियर मोशन कह सकते हैं। नॉन पिवोटेड में लीनियर मोशन। क्लियर? अब क्या करते हैं? अब लेते हैं पिवोटेड कंडीशन, जोड़ देते हैं। जैसे कि ये मार्कर अभी तक ऐसे फ्री था, सीधा मार दिया, सीधा गया, अब कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड किससे है? मेरी उंगलियों से। अब फोर्स लगाइए, एक सर्क्यूलर सा देखने को आपको मिल रहा होगा, सर्क्यूलर मोशन, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, सर्क्यूलर चक्की, या फिर दरवाजा, डोर। डोर का एग्जांपल हम अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि डोर जो है एक साइड से कनेक्टेड होती है, डोर या फिर खिड़की। तो आइए, ये दरवाजा है, एक डोर है, एक साइड से कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, फोर्स, इसको खोलने के लिए। खुलेगा, कुछ ऐसा मोशन शो करेगा, सर्कुलर मोशन शो करेगा। आप क्या कीजिएगा? आप इधर एज में एक चौक लगा दीजिएगा, धरती पे मार्क बन जाएगी, गोल सी मार्क बन जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर है, कनेक्टेड है, फोर्स लगा इस प्रकार से, गोल। और अगर पूरा ही घूम रहा है तो 360 गोल घूमेगा, 360 ऐसा घूमेगा। अगर पूरा ही घूम रहा है तो 360 घूमेगा। जो हम पार्कों में देखते हैं, उस गेट पे चढ़ गए, अब वो घूमने लगा 360। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? पिवोटेड कंडीशन, कौन सा मोशन शो करता है? सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन शो करता है। इतना क्लियर? अब इसी के अंदर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम समझ लेते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसी क्षमता जिसके कारण से बॉडी मूव हो रहा है। ये बॉडी है,
मैंने लगाया फोर्स, ये बॉडी है, मैंने लगाया फोर्स, ये मूवमेंट में आ गई, मूवमेंट मूवमेंट। और टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज मूवमेंट, अ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज मूवमेंट, टेंडेंसी क्षमता, फोर्स की ऐसी क्षमता जिससे मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसे ही कहते हैं, फोर्स का इफेक्ट, टर्न करने का इफेक्ट। दरवाजा जो है टर्न हो रहा है, खिड़की जो है टर्न हो रही है। ओके, अब जान लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे टॉर्क भी कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मूवमेंट ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, मूवमेंट ऑफ बॉडी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ध्यान से समझिए, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Force and perpendicular distance. Moment of force is the product of force and perpendicular distance. एक दरवाजा है, एक दरवाजा है, अगर मैं इस पे जोर से फोर्स लगाऊं, जोर से फोर्स लगाऊं, ये जोर से खुलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है। ठीक है, या फिर अगर मैं फोर्स कम लगाऊं, मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, तभी भी ये उतने ही जोर से खुल सकता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ज्यादा, मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा। मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी में मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, बॉडी में मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब है, ज्यादा कब है? जब हमने फोर्स को मैक्सिमम किया, हमने फोर्स को जोर से लगाया, दरवाजा जोर से खुला, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो गया था। हमने फोर्स कम लगाया, मोमेंट ऑफ फोर्स कम हो गया, दरवाजा कम खुला, थोड़ा सा खुल के रह गया। हमने फोर्स ही नहीं लगाया, दरवाजा ही नहीं खुला, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। उसी प्रकार से डिस्टेंस को देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अगर मैं यहां फोर्स लगाऊं, डिस्टेंस देखिए, अगर मैं हल्का ही फोर्स यहां लगाऊं दरवाजे के इस छोर पे, तो दरवाजा खुल सकता है। वहीं अगर मैं यहां लगाऊं तो मुझे मुश्किल होगी दरवाजा खोलने में। हैंडपंप का एग्जांपल लेते हैं। हैंडपंप कुछ इस प्रकार से रहता है, हम यहां पकड़ के ऊपर करते हैं, फिर पानी निकलता है, ऐसा ऐसा आसानी से, क्योंकि हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, हम फोर्स यहां लगा रहे हैं। कभी आप यहां इस छोर पे लगा के ट्राई कीजिएगा, आपको लटक जाना पड़ेगा, लेकिन वो नीचे शायद ही हो, नहीं भी हो। ठीक है, या फिर हमें कोई नट निकालना है, मुझे कोई नट निकालना है, मैं दोनों हाथ के दोनों उंगली से ट्राई कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, वो हिल भी नहीं रहा। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैं उसे एक डिस्टेंस दूंगा, किस माध्यम से? एक रेंज के माध्यम से। उस रेंज को मैं वहां पे इंसर्ट करूंगा। अभी तक मैं डायरेक्ट कर रहा था उंगली के माध्यम से, लेकिन अब मैंने डिस्टेंस दे दिया है, मैंने रेंज दे दिया,
डिस्टेंस मिल गया। अब मैं वही फोर्स लगाऊंगा, नट खुल जाएगा। तो डिस्टेंस का यह महत्व होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब है? जब हमने फोर्स को या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया हो, तब ये मैक्सिमम होगा। ये जीरो कब होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा? चलिए ये मैं आपको बताता हूं। जब हमने फोर्स को जीरो कर दिया, हमने फोर्स लगाया ही नहीं, दरवाजा खुला ही नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो कर दिया, हम नट खोल रहे थे लेकिन डिस्टेंस नहीं दे पा रहे थे, नट ही नहीं खुला, हालांकि फोर्स पूरा लगा है इसमें, तभी भी ये जीरो होगा। अब मान लीजिए एक पुली है जिसने एक भारी उठाया हुआ है, उस पर फोर्स बराबर है, बहुत ज्यादा फोर्स है, लेकिन फिजिक्स प्रूफ मांगता है, सबूत मांगता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुली के सर पे भार है, कुली पे फोर्स है, लेकिन कुली 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। फिजिक्स तो पूछेगा, अगर तुमने काम किया है मुझे सबूत दो, कितना आगे गए हो, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है तुम्हारा। तो कुली चाहे 1 घंटे से सामान लेके खड़ा हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होता है? जब हम फोर्स या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो करते हैं। इसके अलावा एक दरवाजा है, यहां समझिए, ये दरवाजा है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से पिवोटेड है, दीवार से जुड़ा हुआ है, ऐसे खुलेगा। फोर्स यहां लगेगी, डिस्टेंस कहीं भी कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं लगा लीजिएगा, खुलेगा तो आगे से इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां फोर्स लगाया, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, लेकिन यहां से कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्टेड है। अब इस कंडीशन में आप फोर्स अगर यहां से लगाए, फोर्स अगर यहां से लगाए, तो फोर्स तो इस पे कंप्लीटली लग रहा है, लेकिन खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। फोर्स यहां लगाना था, लेकिन फोर्स यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां से कनेक्टेड है, पिवोटेड है। When line of action of applied force, फोर्स यहां अप्लाई हो रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से होगा इसका। When line of action of applied force passes directly through, passes directly through, passes directly through the point or axis of rotation, रोटेट तो यही करता है, आपने दरवाजा तो देखा ही होगा, जो कनेक्टेड होता है वहीं से रोटेट होता है, यहां लगे रहते हैं, एक मेटल लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। थ्रू द पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स passes directly through the axis of rotation। फोर्स गलत जगह पे लग रहा है, वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है, बिल्कुल वो कूली वाला कंडीशन, भार बहुत है, फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला, वर्क डन जीरो हो गया। उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो हो गया, हालांकि फोर्स लग रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अता पता नहीं। ठीक है, अब मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं, इन दोनों को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं, ये समझिए।
वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी यहां थी, यहां पहुंच गई, डिस्प्लेस हुई है कितना, मान लीजिए 2 मीटर, मतलब कि एक डिस्टेंस कैप कवर कर चुकी है। डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, आसान भाषा में डी लिख दिया, ठीक है। और यहां पे भी डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहां पे फोर्स यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, लेकिन परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर। दरवाजा है, जॉइंट है, फोर्स यहां लगे या यहां लगे, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं कंपेयर क्यों कर रहा था, आप ये समझिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हो रहा है, न्यूटन मीटर। वर्क, नाउ न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, वर्क में जूल लगता है, वर्क में जूल लगाइएगा, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में न्यूटन मीटर, वर्क में जूल, फर्क यही है, थ्योरेटिकली फर्क यही है। ये समझाना था इसलिए समझाया। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। मॉर्निंग, इवनिंग, एक ही दरवाजा है घर में, मेन दरवाजा होगा शायद, उसे खोल के काम पे जाना है, शाम को खोल के घर में आना है। लेकिन जब हम दोनों कंडीशन में खोल रहे हैं, तो दरवाजा जब खुल रहा है वो इक्वल होना चाहिए, उसका मेजरमेंट, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होना चाहिए। हम ये देखेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सुबह मैं बहुत एनर्जी में हूं, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर, मैंने कुछ यहां फोर्स लगाया, दरवाजा खुला, मैं बाहर गया, मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगाया, 25 न्यूटन मीटर। ये क्लियर है। अब शाम को मैं घर आ रहा हूं, मुझ में एनर्जी कम है, अब मैं फोर्स ज्यादा नहीं लगा सकता, मैं फोर्स आधा लगाऊंगा, 2.5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। लेकिन कंडीशन क्या था, सुबह जैसे दरवाजा खुला शाम को भी वैसे ही खुलना चाहिए, कोई चेंज नहीं। मैं क्या करूंगा, फोर्स तो मैंने कम कर दिया, मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, मैंने फोर्स यहां लगाया 10 मीटर पे। अब कंपेयर कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग, 2 5 इंटू 10 बाई 10, ये कटा इससे, ये कटा इससे, इसका भी आया 25 न्यूटन मीटर। 25 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फर्क है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, लेकिन ओवरऑल मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल है। दरवाजा जैसे सुबह खुला था वैसे शाम को भी खुलेगा। पहला समझ में आया।
दूसरा समझिए, दूसरा क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाइड दिस और इसको इक्वल, ये मॉर्निंग कंडीशन का है, ये इवनिंग कंडीशन का है, ठीक है, इतना कर दिया। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कि वैसे ही खोलने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए हमें। आइए करते हैं, 2.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 न्यूटन मीटर, या फिर ऐसे ही लिख दिया, अभी क्या काम है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 बाई 2.5, इसको काटा, इससे एक 10 बार में कट गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू आया 10 मीटर। समझ नहीं आया, फिर समझो। चलिए, 2.5 न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 न्यूटन मीटर ऐसे लिखा है। मैं इसे रिवर्स भी लिख सकता हूं, जैसे कि 2.5 न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस हेर फेर किया, कुछ चेंज लेके नहीं आया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर बाय 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। एन से एन कटा, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया, इसे एक जीरो मिल गया, 250 हो गया, 250 हो गया, 25 1 जा 25, 25 10 जा 250। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चाहिए, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन। एक फलक्रम है जिसपे एक बीम है, आप तराजू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे भार है यहां पे, इस पे भार है यहां पे। अब यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 5 मीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। और यहां पे लोड है 5 न्यूटन, यहां पे लोड आधा है 2.5 न्यूटन। समझ आ गया, किलोग्राम फोर्स में भी हो सकता है, आपको कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, हम 10 लेके चलते हैं। 2 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 20, ठीक है। अगर इसे आपको बैक कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0.5 kg है, तब ये सेंटीमीटर में होगा डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, ओके। अब सवाल यह है, लोड यहां पे भी है, यहां पे भी है, गिरावट कहां देखने को मिलेगा, ये बीच का है, गिरावट इस साइड या इस साइड, यहां कि यहां। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि भार यहां ज्यादा है, मास ज्यादा यहां है, तो गिरावट भी यहीं देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है, हम डिस्टेंस को भी लेके चलते हैं, हम डिस्टेंस को भी लेके चलते हैं। तो आइए करके देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, घड़ी 12 6 3 9, घड़ी कभी 12 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से चलती है। तो इस
इस साइड इस साइड इस साइड क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन, क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जब उल्टा चलने लगे 12, 11, 10, 9, 8, घड़ी जब उल्टा चलने लगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। हमें क्या करना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, और एंड में दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करना है। बाद में अलग अलग करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 × 5 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्म में। अब यहां देखते हैं, फॉर्मूला तो वही है, नहीं लगाऊंगा। 2.5 × 15, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लिया, 2, 3, आगे हो जाएगा 75/2 जो कि है 37.5 न्यूटन मीटर। देखिए दोनों में फर्क आया है, दोनों में फर्क आ गया, ये हो गया नेगेटिव टर्म के लिए। अब मैंने क्या कहा था, ऐड करना है, क्लॉकवाइज को ऐड करना है एंटी क्लॉकवाइज से और वैल्यू निकालना है। तो क्लॉकवाइज क्या है 37.5, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा 2.5, ये वैल्यू है। अब साइन लगाइए, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। अब मैंने क्या कहा था, ऐड करना है, तो ऐड का भी एक साइन देते हैं। अब प्लस प्लस प्लस, तो इसको मिटा दिया। अब वैल्यू क्या आएगा 12.5, साइन बड़े नंबर का -12.5। माइनस हम कहां देखते हैं, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज में हम माइनस देखते हैं, मतलब गिरावट यहां होगी, क्योंकि ओवरऑल आंसर माइनस में आया है, क्लॉकवाइज में आया है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, बस भार से काम नहीं चलता, कौन कितना भारी है, हैवी है, इसी से काम नहीं चलता, डिस्टेंस भी मैटर करता है। पहले हम लोग एक गेम खेलते थे पार्क में, एक मोटा वहां बैठा, मैं इधर बैठा, वो मोटा मुझे उठा देता, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का ही बराबर था, तो वहां पे उसका मास काम कर रहा था। अगर मुझे 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस देते, मैं उस मोटे को उठा लेता, सिंपल। ओके, चेक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट जिसके माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड हो सके, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बैलेंस हो सके। जब वेट बैलेंस होगा, ऑब्जेक्ट अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। जैसे कि ये डस्टर है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, इसे कहां बैलेंस करूं कि ये बैलेंस हो जाए? यहां पे नहीं हुआ, यहां पे हो गया, मतलब कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर किधर है। मैथमेटिकली अगर समझें तो एक ऐसा पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट का 2 भागों में विभाजन हो जाए, ऑब्जेक्ट 2 भागों में टूट जाए, 2 इक्वल भागों में टूट जाए, ये कहूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉइंट से इधर एक भाग, पॉइंट से इधर एक भाग, MOF MOF। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाए, जहां मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाए, पॉइंट से उधर, पॉइंट से इधर, पॉइंट से लेफ्ट, पॉइंट से राइट का वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए, when मोमेंट ऑफ फोर्स
of force is equal, जैसे कि NOF is equal to MOF। यहां देखिए MOF मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ वैल्यू आए होंगे जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया और मोमेंट ऑफ फोर्स आया 5। सेकेंड कंडीशन में कुछ वैल्यू फिर से आया और मोमेंट ऑफ फोर्स बन गया 5, मतलब यहां भी 5 यहां भी 5। मोमेंट ऑफ फोर्स जितना यहां उतना यहां। जब मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाए उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला समझ गए। दूसरा समझिए, व्हेन नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बिकम्स जीरो, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बिकम्स जीरो। अब ये क्या हो रहा है, दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लेके चलेंगे यहां पे। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 5 था और उधर भी 5 था, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 5। अब इसको मैं वहां लेके जाऊं माइनस हो जाए, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, जितना इधर उतना इधर, दोनों में एक का भी फर्क नहीं। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो गया है, जितना उधर उतना इधर, एक का भी इधर उधर नहीं, जीरो फर्क। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स में फर्क कितना है, 0 का, मतलब कि इक्वल है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये डिपेंड करता है, हर बॉडी में अलग अलग प्रकार से होता है। सर्कल में कुछ इस प्रकार से, जैसे सर्कल में इधर है, सेंटर ये क्यों है, रेडियस यहां से नापिए, यहां से नापिए, यहां से नापिए, यहां से नापिए, कहीं से नापिए, रेडियस नापिए। सेंटर सर्कल में, कोन में यहां, बीम जो हमने सिमिलर कंडीशन लिया था बीच में था ना, यहां ऐसा, स्क्वायर में यहां। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ऐसा भी कंडीशन होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर हो। बूमरैंग को देखिए, घोड़े के नाल को देखिए, इसका यहां होता है। रिंग को देखिए, चूड़ी को देखिए, कड़ा होता है ना तांबे का चांदी का, उसको देखिए, बॉडी से बाहर होता है। अंगूठी में बॉडी से बाहर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो द डेफिनेशन इज, इट इज द पॉइंट वेयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड। मैंने क्या कहा था, ऐसा पॉइंट जो ऑब्जेक्ट को दो भागों में तोड़ दे और वेट यहां और वेट यहां। मान लीजिए ये 2 किलो का था, यहाँ पे भी 2 केजी का है, तो फोर्स में क्या बोलेंगे, 2 kgf। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड और it is the point where the net moment of force becomes zero, where the value of net moment of force becomes zero. Mathematically, center of gravity is the point where the value of net moment of force becomes zero. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास, एरिया,
एग्जाम्पल लीजिए, कोई इरेगुलर शेप है कुछ इस प्रकार से, बहुत अनइवन है, ऑड शेप है, यूनिक शेप है। अब आप अगर सोचिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर इधर हो और ना हो, ये वहां बैलेंस ही ना कर पाए। अगर मैं चाहूं कि कुछ यहां रख दूं और बैलेंस कर दूं, ये बैलेंस ही ना हो, पलट जाए, और फिर मैं यहां रखूं, वो बैलेंस्ड हो जाए और हो जाए, तो यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब यहां क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये फॉर्मूला होता है, फोर्स को हम यहां पे किलो से कंसीडर करते हैं, केजी। यहां भार कितना होगा नहीं पता, लेकिन एरिया बहुत कम है यहां का, इस रेंज का एरिया बहुत कम है, डिस्टेंस एरिया, ओके, एरिया यहां का बहुत कम है। कंपैरेटिवली यहां का एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां बैलेंस कर गया है। कहने का मतलब यह है, यहां भार कम होगा, भार कम होगा, ये बहुत कच्चा होगा, बहुत खोखला होगा अंदर से, और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो यहां का मोमेंट ऑफ फोर्स और यहां का मोमेंट ऑफ फोर्स ले देके नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। तब बनता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब जाके ये यहाँ पे बैलेंस्ड हो रहा है। जरूरी नहीं है कि दोनों बगल, दोनों साइड भार बराबर ही हो, बस भार पे ही डिपेंड नहीं करता, बस भार पे ही निर्भर नहीं है, बस फोर्स पे ही निर्भर नहीं है, डिस्टेंस भी देखा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया। ठीक है, चेक इट। अब बात यह है कि अगर हम शेप में चेंज लाने की कोशिश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज लाने की कोशिश करें, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है कोन शेप में, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं है, ठीक है। अब मैंने बना दिया इसका अंगूठी, अंगूठी बनाने के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर हो जाएगा, इधर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है फैक्टर पे, जैसे कि बॉडी का मास, भार क्या है ना, एरिया, डिस्टेंस, ये सब हम देखते हैं। किन्हीं कंडीशन में हम डिस्टेंस देख लेते हैं, किन्हीं कंडीशन में हम एरिया देख लेते हैं। अब जैसे कि कहीं गाड़ी पंचर हो गई, अब कंडक्टर क्या करेगा, मेन हाईवे में जहां पे कोई मैकेनिक नहीं मिलेंगे, वो खुद से ट्राई करते हैं, टायर खोलते हैं, लेकिन हाथ से नहीं खोलते हैं, पूरे बॉडी का ही बल लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वो एक डिस्टेंस दे देते हैं। एक रॉड लगा देंगे उसके नट में रॉड लगाने के बाद उस पर चढ़ जाएंगे, एक डिस्टेंस देने के बाद उस पर चढ़ जाएंगे, फिर उसी पे जंप करेंगे ताकि वो खुले। तो डिपेंड करता है ये फोर्स पे, मास। कभी भी किलोग्राम में आए ना, इसको आप फोर्स में ही कन्वर्ट कीजिएगा, किलोग्राम फोर्स। 1 kg इज इक्वल टू 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स। अब इसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में 9.8 लिखा है जो एग्जैक्ट माना जाता है, आप उस अनुसार जाइएगा, नहीं तो राउंड फिगर 10 न्यूटन। A force acting on an object moving in a circular path, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, उस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स कहां लगता है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर
टुवर्ड्स द सेंटर, पहला क्रम, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस। मान लीजिए कि मैंने एक रस्सी से एक पत्थर को बांध लिया, अब मैं उसे घुमाऊंगा, मैं उसे घुमाऊंगा। इस प्रकार से सेंटर तो नहीं बन गया, मैं खुद सेंटर बन गया। अब पत्थर जब वहां पहुंचेगी तो वहां से मुझ तक की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी जब पत्थर वहां पहुंचेगी तब पत्थर से मुझ तक की दूरी होगी। ठीक है, अलोंग रेडियस, पत्थर घूम रहा, सेंटर तो मैं खुद बन गया, मैं ही घुमा रहा हूं। पत्थर अगर यहां पहुंचा, रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, रेडियस यहां भी हो सकता है, रेडियस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पत्थर कहां पहुंचा है, वहां से हम मेजर करेंगे। रेडियस का मतलब क्या है? सेंटर से बॉर्डर तक का एक मेजरमेंट, एक दूरी, सेंटर से एज तक की दूरी को हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के माध्यम से। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, जो स्थायी हो, जो स्थिर हो, जो ना बदले, यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट, CONSTANT, मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में क्या नहीं बदलेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। और क्या बदलता रहता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने पत्थर को बांध दिया था, अब मैं लगा घुमाने, पहले मैंने स्टार्ट यहां से किया, यहां पहुंच गया, फिर मेरे पीछे, फिर इधर, फिर इधर। आप डायग्राम में देखिए, पहले ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मोशन is not constant, is not constant। अब जब भी स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट ना हो, तब एक एक्सेलरेशन का जनरेशन होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। ये किसी बॉडी पे लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। तो हम क्या बोलेंगे इसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट ना हो, तब लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो सकता है? A इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। रेडियस कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट, लेकिन ओवरऑल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी है और हम क्या देखते हैं? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ओवरऑल ये कांस्टेंट नहीं है। अब इसी के माध्यम से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के माध्यम से हम पहुंचते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तक। फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर। मतलब कि किसी बॉडी में क्या होता है? मास, भार।
एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी मास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रही है। कहां लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। किस पे लग रही है? बॉडी पे, बॉडी पे लग रही है। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? ऐसा फोर्स जो दो मासेस के बीच में हो। हेवी मास लाइटर मास को अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स के माध्यम से अट्रैक्ट करती है। तो हेवी मास सन और लाइटर मास अर्थ। स्पेस अनंत है, ये हम जानते हैं। स्पेस क्या है? अनंत है, कभी खत्म नहीं होता। तो अर्थ कभी अपने रास्ते से भटक क्यों नहीं जाता? क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि अर्थ को कंट्रोल करके रखता है। किस फोर्स के माध्यम से? ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से, जो दो मासेस के बीच में लगे, दो मासेस के बीच में लगे। अब अर्थ एक पाथ पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे। एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। किस पे? अर्थ पे, अर्थ पे। अर्थ यहां पहुंच गया, एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। रेडियस तो कहीं से बना सकते हैं, सेंटर से बॉर्डर तक, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स हो। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज। बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जो नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या चाहेगी? अट्रैक्ट करना चाहेगी, ये तो हम जानते हैं। किस फोर्स के माध्यम से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। अब मैंने कहा था, मैंने एक पत्थर बांध लिया, मैं घुमा रहा हूं, उसका भी एग्जांपल लेते हैं टेंशन का। ओके, मैंने पत्थर घुमाया, पत्थर गोल 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 घूमने लगा, मैं बीच में पकड़ के घुमा रहा हूं, पत्थर यहां पहुंचा। अब पत्थर पे एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। टेंशन का फोर्स, टेंशन का फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। पत्थर यहां पहुंच गया टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? रियल फोर्स होता है। ये ऑब्जर्वर जब फ्रेम से बाहर हो तब अच्छे से देख पाएगा। जैसे कि इमेजिन कर लिए हम कि हम अर्थ से बाहर हैं। अब जब हम अर्थ से बाहर निकले और तब हमने समझने का कोशिश किया, तब हमें समझ में आया कि एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। कहां? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। रियल फोर्स होता है, एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये एग्जिस्ट करता है जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र हो, चर्चा हो, बात हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी बात होगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। अब बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट कंडीशन है। वो रियल था, ये रियल नहीं है। यहां बस लगता है कि हो रहा है, होता होता कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल में ऑब्जर्वर को फ्रेम से बाहर निकल के देखना था, तब उसे पता चलता कि किस प्रकार से एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। कोई चीज
अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रही थी, उस पे एक फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। यहां ऑब्जर्वर खुद फ्रेम के अंदर होता है और उसे लगता है कि फोर्स तो लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग रेडियस। ये कंडीशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीपिटल का क्या था? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, यहां पे अवे है, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग रेडियस। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल में क्या हो रहा था। वहां पे स्पीड कांस्टेंट था, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट नहीं था, डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट नहीं था। तब एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही थी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस। एक्सेलरेशन towards the center along radius। कौन सी एक्सेलरेशन थी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी। क्या इक्वेशन था? v² r। यहां पे भी वही होगा, डुप्लीकेसी के माध्यम से, डुप्लीकेसी, नकली, v² r। ये तो नीचे होना चाहिए, ऊपर पहुंच गया। अब हमने यहां पे क्या किया था? हमने इसको फोर्स से कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था। F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो m इंटू ए की जगह पे इक्वेशन लिख दिया था v² बाई r। यहां पे भी वही करेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m की जगह पे m ही लिखेंगे। अब a की जगह पे हमें ये लिखना पड़ेगा, जो कि सही इक्वेशन नहीं है। सही इक्वेशन ये है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल गलत है, बस अपीयर होता कि हाँ हो रहा है, होता कुछ नहीं है। अपीरेंट फोर्स बस अपीयर हो रहा है, v² मल्टीप्लाई r। ऑब्जर्वर खुद फ्रेम के अंदर होता है। मान लीजिए एक झूला है, एग्जांपल लेते हैं। झूले पे बी और सी बैठे हुए हैं, बी और सी। ए नीचे खड़ा है, इसके पास पैसे नहीं थे टिकट के, तो ये नीचे खड़ा रह गया। अब जो ये देखेगा, ये तो फ्रेम से बाहर है, ये क्या देखेगा कि एक फोर्स क्रिएट हुआ, जेनरेट हुआ, जो भी बोलिए, जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, इन दोनों पे, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, सेंट्रीपिटल, ये सही देख रहा। लेकिन जब बी सी को देखेगा तो क्या देखेगा कि ये तो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, हम घूम रहे हैं, उसको पता है हम घूम रहे हैं, लेकिन ये मेरे बगल में ही बैठा हुआ है। अब उसको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा अवे फ्रॉम द सेंटर, जो हमें घुमा रहा है, दूर भगा रहा है, पुश कर रहा है, तो हम दोनों साथ में ही दूर भाग रहे हैं, इसीलिए मेरे पास बैठा हुआ है। वो देखेगा सेंट्रीफ्यूगल का कंडीशन। ठीक उल्टा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द apparent force that acts away from the center along radius on an object. Simple as that.